हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं अबाउट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है ये हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो चैप्टर है उसका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से पहले हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस से रिलेटेड पहले और जो थ्योरीज हमने पढ़ी थी वो कौन सी थी? वर्नर्स थ्योरी थी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी। अब जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है ये अपना अलग जो एस्पेक्ट है उसको एक्सप्लेन करते हुए अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में एक्सप्लेन करती है। जो हमारी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है ना वो ये कंसिडर करके चलती है कि जैसे ही हमारे पास एक मेटल है और हमारे पास क्या है, एक लिगेंड है, एक नहीं नंबर ऑफ लिगेंड्स हैं जो कि मेटल के पास आने वाले हैं। अब ये जो मेटल और लिगेंड्स जब आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो हमारा ये पूरा का पूरा बनता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का बेसिस कि कैसे इनके बीच में इंटरैक्शंस होती है और क्या होता है उन इंटरैक्शंस के दौरान। दोनों यहाँ पे क्या है, पॉइंट चार्जेस हैं। मेटल को भी एक पॉइंट चार्ज हमने कंसिडर किया और लिगेंड्स जो अप्रोच कर रहे हैं मेटल की तरफ वो भी क्या है, हमारे पॉइंट चार्ज हैं। ठीक है, दोनों के बीच में इंटरेक्शंस होनी है। अब दूसरी बात ये है कि जब हमें पता है लिगेंड्स का काम क्या है, मेटल को इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने आएगा और मेटल का काम क्या है, अपनी ऑर्बिटल्स को खाली करके रखेगा ताकि जो लिगेंड्स आने वाले हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए उनके लिए जगह बना सके। राइट, तो जो मेटल हैं वो हमें ये भी पढ़ा था हमने कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है ना बच्चों, इसमें हमारा कौन सा मेटल यूज हो रहा होता है। जनरली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो हैं वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हमारे बनाते हैं। अगर डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली डी ऑर्बिटल्स का इन्वॉल्वमेंट तो वहां पर होना ही है। ठीक है, सो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को हम स्टार्ट करेंगे, उसके पॉइंट्स को समझेंगे, बट हमें ये पता होना चाहिए कि जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो कैसी होती हैं। राइट, तो हमने पढ़ा है क्लास 11th में भी हमने पढ़ा है कि जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो हमारी नंबर में कितनी होती है, 5d ऑर्बिटल्स होती हैं। कौन कौन सी डी ऑर्बिटल्स होती हैं? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर एंड डी जेड स्क्वेयर। 5 ऑर्बिटल्स हमारे पास होती हैं। ठीक है, अब इन ऑर्बिटल्स को जरा ध्यान से देखो। यहाँ पे बच्चों हम क्या देखेंगे, ये डी एक्स वाई मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, डी एक्स वाई का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक्स और ये एक्स एक्सिस मैंने लिखा, यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट कर दिया वाई एक्सिस। डी एक्स वाई का मतलब है कि एक्स और वाई एक्सिस के इन बिटवीन हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाई कर रही है। ऐसे ही डी वाई जेड का क्या मीनिंग है कि ये हमने मान लिया वाई एक्सिस, ये मैंने मान लिया अभी के लिए जेड एक्सिस, तो इन दोनों एक्सिस के बीच में अभी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाई करेगी। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बोलती हूँ डी जेड एक्स तो इसका मतलब क्या है, जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाई करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बच्चों तुम देखो डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स, ये तीनों ही हमारे क्या हैं, सिमिलर ही इनकी क्या है, स्ट्रक्चर है ना इन ऑर्बिटल्स की, कि यहाँ पर भी एक्स और वाई के बीच में है, यहाँ वाई और जेड के बीच में हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और यहाँ जेड और एक्स एक्सिस के बीच में। ठीक है, अब आती है हमारी बाकी बची हुई दो ऑर्बिटल्स, कौन कौन सी, डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर एंड डी जेड स्क्वेयर। अब यहाँ पे हम देखें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है बच्चों, अलोंग द एक्सिस, मतलब एक्सिस के ऊपर हमारा ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। एक बार यहाँ एक्स और वाई एक्सिस, दूसरा यहाँ पे हमारा डी जेड स्क्वेयर में क्या है, जेड एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या कह सकती हूँ बच्चों, ये कह सकती हूँ कि जो हमारे डी ऑर्बिटल्स होते हैं ना, इन डी ऑर्बिटल्स में से जो हमारे ये 3 डी ऑर्बिटल्स हैं ये सिमिलर टाइप के हैं। ये जो 3 डी ऑर्बिटल्स हैं ना ये एक जैसी हैं, और ये जो 2 डी ऑर्बिटल्स हैं ये दोनों डी ऑर्बिटल्स एक जैसी हैं। बोल सकती हूँ बिल्कुल, है ना। तो ये 3 ऑर्बिटल्स एक टाइप की हैं और ये 2 ऑर्बिटल्स हमारी एक टाइप की होंगी। मतलब ये जो है हमारी इन बिटवीन द एक्सिस हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर मैं कहूँ, और यहाँ पे क्या है, अलोंग द एक्सिस है। ठीक है,
अब बात आती है बच्चों, ये तो हो गई मेटल के डी ऑर्बिटल्स की बात, कि मेटल जो है वो अपने डी ऑर्बिटल्स उसके पास हैं और जो कि 5 इन नंबर्स हैं, जिनमें से भी 3 डी ऑर्बिटल्स एक जैसे हैं और 2 डी ऑर्बिटल्स एक जैसे हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हम जाते हैं यहाँ पे स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। जब हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास जब कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है या फिर टेट्राहेड्रल, ठीक है। जनरली हमारा ना ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल ये दो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस हैं। ज़्यादातर यही टाइप के हमें एग्जांपल्स पढ़ने होते हैं और यहाँ पर हमें समझना है कि किस तरीके से स्प्लिटिंग होगी ऑक्टाहेड्रल के केस में और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के केस में, ठीक है। अब हम बात करते हैं बच्चों ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का। तो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का मतलब है मेरे पास मेटल होगा और यहाँ पे कितने नंबर ऑफ लिगेंड्स आने वाले हैं? 6 नंबर ऑफ लिगेंड्स आने वाले हैं, ठीक है। मतलब सेंटर में हमारा मेटल प्रेजेंट होगा और अब इसके पास कितने लिगेंड्स अप्रोच करने वाले हैं? 6 नंबर ऑफ लिगेंड्स इसके पास आने वाले हैं। इसके साथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसके साथ बनाने वाले हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करके, राइट। तो ये हमारा बनने वाला है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इस तरीके से। अब जब मैं बात करती हूँ क्या हुआ यहाँ पे, सिचुएशन कैसी बनी। हमारे पास नॉर्मली मेटल प्रेजेंट था, ठीक है, लिगेंड दूर दूर तक भी नहीं था। तो मेटल के पास अपनी 5 डी ऑर्बिटल्स थी, है ना, जो मैंने अभी पीछे बताया 5 डी ऑर्बिटल्स थी। कौन कौन सी थी? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर एंड डी जेड स्क्वेयर, ठीक है। ये हमारी 5 डी ऑर्बिटल्स थी किसकी? मेटल की। अब क्या हुआ कि ये मेटल है यहाँ पे सेंटर में प्रेजेंट है, लिगेंड अब काफ़ी पास आने लगे हैं, अप्रोच करने लगे हैं किसको? मेटल को। तो तुम्हें पता है मेटल और लिगेंड में क्या होगी? इंटरेक्शंस होगी, जिसकी वजह से मेटल थोड़ा एक्साइटेड हो जाएगा ना कि लिगेंड आने वाला है, लिगेंड आने वाला है। तो यहाँ से इनिशियली मेटल जो है उसके डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी थोड़ी सी एक्साइटेड लेवल में वो पहुँच गया, थोड़ी एनर्जी इंक्रीज हो गई, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर भी हमारा सेम है, डी एक्स वाई है, ये हमारा डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर और ये हमारा क्या है? डी जेड स्क्वेयर है, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ? जब हमारा लिगेंड और क्लोज आएगा मेटल के पास तो होगा ये बच्चों कि अगर लिगेंड अप्रोच करता है कहाँ? अलोंग द एक्सिस। ध्यान से देखेंगे, ये हमारे क्या है? 2 ऑर्बिटल्स हैं जो कि अलोंग द एक्सिस प्रेजेंट है, ठीक है। तो लिगेंड अगर हमारा अलोंग द एक्सिस आता है, एक्सिस के अलोंग आता है, एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग, तो उनको ये वाली 2 ऑर्बिटल्स मिलेंगी और इनके साथ इंटरेक्शन ज़्यादा हो पाएगा, जिससे कि इनकी एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। और अगर हमारा लिगेंड आता है इन बिटवीन द एक्सिस, मतलब ये है हमारे पास, ये इन बिटवीन द एक्सिस, इन तरफ से हमारा लिगेंड अप्रोच कर रहा है, तो फिर क्या होगा? जो हमारी इन बिटवीन ये जो लोब्स प्रेजेंट हैं इनके साथ इंटरेक्शन हो पाएगा लिगेंड का, जिससे कि फिर हमारी डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, इनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि इनके साथ इंटरेक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है। अब हमारा जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है, मतलब जब 6 लिगेंड्स आ रहे होते हैं तो वो 6 लिगेंड्स अप्रोच करते हैं टुवार्ड्स द मेटल, ठीक है। वो अप्रोच करते हैं कैसे बच्चों? ये अप्रोच करते हैं अलोंग द एक्सिस। कैसे अप्रोच करते हैं? अलोंग द एक्सिस। इसका मतलब वो एक्स, वाई और जेड डायरेक्शन से वो अप्रोच कर रहे हैं किसको? मेटल को। अब अगर वो अप्रोच कर रहे हैं कैसे? अलोंग द डायरेक्शन, अलोंग द एक्सिस, है ना। तो अलोंग द एक्सिस हमारा क्या प्रेजेंट है? डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, ठीक है, डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर एंड डी जेड स्क्वेयर। तो इन दोनों की एनर्जी, इनके साथ इंटरेक्शन ज़्यादा होगा क्योंकि वो अलोंग द एक्सिस आ रहा है, तो यहाँ पे इनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और जो हमारे डी एक्स वाई, इसको क्या करने के लिए बराबर बराबर जितना इंक्रीज हुआ उतना एनर्जी इसका डिक्रीज भी तो जाएगा। तो यहाँ पे जो बाकी के 3 ऑर्बिटल्स बचेंगी ना बच्चों, उनकी जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी? उतनी ही डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब ये जो डी ऑर्बिटल्स हैं इनकी एनर्जी पहले इक्विवेलेंट थी, लिगेंड
जैसे उसको दिखा आ रहा है, अप्रोच कर रहा है, तो थोड़े एक्साइटेड हो गए और एनर्जी बढ़ गई। अब अगर लिगेंड हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो अलोंग द एक्सिस आया, तो जो एक्सिस के अलोंग हमारी ये जो दो ऑर्बिटल्स थी इनकी एनर्जी थोड़ा बढ़ गई और इनकी एनर्जी कंपेरेटिवली थोड़ी सी डिक्रीज हो गई उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए। ठीक है, अब ये जो एनर्जीज हैं वो डिक्रीज हैं। अब टोटल जो ये एनर्जीज का गैप बना इन दो टाइप की ऑर्बिटल्स में, इसको हम बोलते हैं बच्चों डेल्टा ओ से रिप्रेजेंट हम इसको करते हैं। जो यहाँ पे ओ है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा कॉम्प्लेक्स कैसा है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, और जो ये डेल्टा ओ है इसको हम पूरा बोल सकते हैं क्या, क्रिस्टल फील्ड, क्या बोलेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्या बोलेंगे बच्चों, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं शॉर्ट में, CFSE। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, मतलब इतना एनर्जी का ये जो गैप बना इसको मैं बोल रही हूँ क्या, डेल्टा ओ से रिप्रेजेंट कर दूंगी उस इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स के लिए। ठीक है, अब कितनी एनर्जी डिक्रीज हुई, तो यहाँ पे देखो 3 ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, 3 ऑर्बिटल्स की एनर्जी -0.4 डेल्टा ओ, -0.4 डेल्टा ओ, -0.4 डेल्टा ओ, इतना डिक्रीज हुआ। तो ओवरऑल डिक्रीज हुआ, यहाँ पे इंक्रीज कितने से हुआ, 0.6 ऑफ डेल्टा ओ, मतलब जो हमारी टोटल स्प्लिटिंग एनर्जी है डेल्टा ओ, उसका 0.6 पार्ट ऊपर की तरफ जाएगा। ऊपर की तरफ ज़्यादा क्यों जा रहा है, क्योंकि ऊपर 2 ऑर्बिटल्स है ना, तो उनकी इंक्रीज ज़्यादा होगी, और जो डिक्रीज है वो क्या होगा, कंपेरेटिवली कम होगा, क्योंकि डिक्रीज जो है वो 3 ऑर्बिटल्स का होने वाला है। ठीक है, तो जो डिक्रीज होगा तो इन ऑर्बिटल्स के लिए कितना एनर्जी आ गया हमारा, -0.4 डेल्टा ओ, और जो 2 ऑर्बिटल्स की एनर्जी बड़ी है इन दोनों की वो कितनी हो जाएगी, +0.6 डेल्टा ओ। ठीक है, अच्छा इतनी बात क्लियर है। अब देखो 0.6 डेल्टा ओ को हम 2/5 डेल्टा ओ लिख सकते हैं, ये अंडरस्टूड है। -0.4 डेल्टा ओ लिख दो, चाहे तो फिर उसको -3/5 डेल्टा ओ भी लिख सकते हो। ठीक है, इतनी बात हमें याद रखनी है। अब उसके बाद है बच्चों कि जब हम इनकी स्प्लिटिंग की बात कर रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अब हमें ये देखना है बच्चों कि इलेक्ट्रॉन्स को हमें फिल कैसे करना है। हमें जो भी कॉम्प्लेक्स गिवन होगा उसमें हमें उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पहले देख लेना है, राइट। कि जैसे हमारे पास अगर है D1 है, D2 है, D3 है, जो भी कॉन्फ़िगरेशन बन रही है, मेटल जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स गिवन है उसकी कॉन्फ़िगरेशन हम निकाल लेंगे, मेटल आयन की क्या बन रही है। ठीक है, उस हिसाब से फिर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे। जैसे मान लो मैंने लिखा यहाँ पे D3, ठीक है, मैंने क्या लिखा यहाँ पे D3, तो मतलब क्या है, यहाँ पे मेरे मेटल की जो कॉन्फ़िगरेशन या मेरे कॉम्प्लेक्स की कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने लिखी वो कितनी आई, D3 आई। ठीक है, तो D3 का मतलब यहाँ पे क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन कर दूंगी फिल। ठीक है, अब ये 3 इलेक्ट्रॉन मैं फिल कर दूंगी। अब एक बात और जरा ध्यान से सुनो कि जो ये नीचे की 3 ऑर्बिटल्स बनी है ना बच्चों, इनको हम बोलते हैं T2G। ठीक है, T2G बोलते हैं, और जो ऊपर की ये जो 2 ऑर्बिटल्स हैं ना इनको हम बोलते हैं EG। ठीक है, नीचे वाले को क्या बोलेंगे, T2G, और ऊपर वाली जो 2 ऑर्बिटल्स बनी है उनके पेयर को हम क्या बोलेंगे, EG बोलेंगे। ठीक है, G जो यहाँ पे है, T2 और E हमने इसका क्या है लिखा है, इनको रिप्रेजेंट किया है, नीचे वाले को T2 से, ऊपर वाली को E से। G यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेटल के अराउंड जब 6 लिगेंड्स जुड़े होते हैं तो वे एक सिमेट्रिकल ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में जुड़ते हैं। तो G जो वर्ड है, जीरेड, जो कि यूज़ किया है हमने इसके सिमेट्रिकल अरेंजमेंट के लिए। ठीक है, तो सिंपल है, हमें ये याद रखना है कि 3 ऑर्बिटल्स जो है नीचे उनको T2G बोलेंगे, और ऊपर का जो 2 ऑर्बिटल्स हैं हमारा उनको हमें क्या बोलना है, EG बोलना है। ठीक है, अब मान लो मैंने लिख दिया D3 कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे हमारी आई, तो मैंने लिखा 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है तो यहीं पे फिल हो जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखूंगी मैं, यहाँ पे T2G के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है तो मैं लिख दूंगी T2G3 है। ठीक है, तो सिंपली इस वे में भी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने रिप्रेजेंट कर दी। ठीक है, अच्छा अब मैं कहती हूँ कि मेरे पास D3 नहीं, मेरे पास है D4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या है मेरे पास, D4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे लिखती हूँ
D3 तक तो बेसिक है, 3 इलेक्ट्रॉन तो सिंपल सी बात है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा लोअर एनर्जी में, फिर दूसरा, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन आएगा। लेकिन जब फोर्थ इलेक्ट्रॉन को आना है ना, तो वहाँ पे हमारे पास कंडीशन बनेगी 2, ठीक है। क्या कंडीशन बनेगी देखो जरा ध्यान से, कि 1 2 3, तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे भेजे अब हम, है ना। तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी जा सकता है और फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पेयर भी कर सकता है। कंडीशन यहाँ पे क्या बननी है देखो, कि 3 इलेक्ट्रॉन फिल होने के बाद फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऊपर भी जा सकता है और फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहीं पे पेयर भी कर सकता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ये पेयर करता है, देखो अगर ये इलेक्ट्रॉन यहीं पे रुक जाता है फोर्थ, तो सिंपल सी बात है, यहाँ से इन दोनों के बीच में, 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होगा, रिपल्शंस। तो वहाँ पे पेयर बनाने के लिए भी उसको अपनी कहीं ना कहीं एनर्जी उसकी लगने वाली है, ठीक है। तो अगर वो पेयरिंग करता है तो वहाँ पे हमारी एक टर्म यूज होगी, क्या, पेयरिंग एनर्जी। क्या बोलेंगे हम उसके लिए, पेयरिंग एनर्जी, ठीक है। अगर हमें पेयर करवाना है तो उस इलेक्ट्रॉन को क्या चाहिए भाई, पेयरिंग एनर्जी चाहिए, क्योंकि उसके साथ अगर एक ही रूम में 2 लोगों को रखोगे तो रिपल्शंस तो होंगे, है ना। तो सिंपल सी बात है कि अगर उसके साथ रहूँगा तो कुछ ना कुछ मुझे पेयरिंग एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है। अगर हम इस फोर्थ इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे सिंगली फिल्ड करके नहीं, फोर्थ इलेक्ट्रॉन को बच्चों हम क्या करते हैं, दूसरी कंडीशन मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि अगर मैं क्या करती हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है मेरा, उसको मैं यहाँ पे ना डाल के और कहाँ डाल देती हूँ, ऊपर लिख देती हूँ, वो पेयरिंग नहीं करता है ना। तो फिर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा भाई, फोर्थ इलेक्ट्रॉन को यहाँ से और यहाँ जाने के लिए फिर से एनर्जी रिक्वायर्ड, ज़रूरत तो पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से और यहाँ जाना है तो सिंपल सी बात है, इस पूरे एनर्जी लेवल को उसको क्रॉस करना पड़ेगा, डेल्टा ओ को ओवरकम करना पड़ेगा, उसके बाद वो जा पाएगा, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, डेल्टा ओ, ये वाली एनर्जी इसको रिक्वायरमेंट होगी, ताकि ये यहाँ से फिर यहाँ जा सके और फिर यहाँ पर जाके बैठ सके इस ऑर्बिटल के अंदर, ठीक है। तो ये 2 एनर्जीज का रोल आता है। अब कंडीशन ये बनती है कि अगर हमारी पेयरिंग एनर्जी, जिसको कि मैं लिख देती हूँ शॉर्ट में किससे, पीई से, तो पेयरिंग एनर्जी अगर कम लग रही है, D4 के लिए 2 कंडीशन लिख दूँ यहाँ पे, अगर पेयरिंग एनर्जी है कम और डेल्टा ओ है ज़्यादा, एक तो ये कंडीशन बन सकती है ना। दूसरा क्या बन सकता है कि पेयरिंग एनर्जी है ज़्यादा और डेल्टा ओ है कम, ठीक है। मतलब क्या है, पेयरिंग एनर्जी कम है, डेल्टा ओ ज़्यादा है, मतलब ये कि ये जो एनर्जी का गैप है ना बच्चों, ये ज़्यादा है और पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू कम है। मतलब अगर मैं यहाँ से, फोर्थ इलेक्ट्रॉन सोचेगा कि अगर मैं यहाँ से यहाँ जाता हूँ तो मुझे ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट चाहिए, है ना। अगर मैं यहाँ पे पेयरिंग कर लेता हूँ तो मुझे कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो वो क्या करेगा फिर, पेयरिंग कर लेगा, ठीक है। तो उस टाइम पे हम क्या लिखेंगे कि पेयरिंग हो जाएगी, ठीक है। और अगर पेयरिंग एनर्जी है ज़्यादा और डेल्टा ओ है कम, मतलब डेल्टा ओ कम, मतलब ये एनर्जी गैप कम है, और अगर पेयर बना के यहीं पे रहता है तो उसके लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो उस टाइम पे फिर क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ऊपर जाना ही प्रेफर करेगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे ये वाली एनर्जी कम है, डेल्टा ओ कम है, तो वो सोचेगा कि मैं यहाँ पे पेयर बना के रहने से अच्छा ऊपर ही चला जाता हूँ, है ना। तो यहाँ पे इस केस में हमें क्या करना है, पहले हमें सिंगली फिल्ड करना है ऑर्बिटल को, है ना, सिंगली फिल हमें करना है अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो, ठीक है। तो पेयरिंग एनर्जी का भी यहाँ पे रोल देखने को मिलता है, बाकी हम किसी भी कंडीशन में देख लेंगे। अब बच्चों एक चीज़ और ये है कि अगर मान लो मैंने यहाँ पे सिंगली फिल्ड किया, तो अगर जो हमारी कौन सी कंडीशन बनी, पेयरिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन डेल्टा ओ, तो उस टाइम पे क्या है, वो इलेक्ट्रॉन ऊपर ही चला जाएगा, है ना, पेयरिंग नहीं हो पाएगी। पेयरिंग नहीं हो पाएगी तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमें दिखाई देंगे, और ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिखाई देंगे तो मतलब जो हमारा कॉम्प्लेक्स बनेगा वो कैसा कॉम्प्लेक्स बनेगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। वो कैसा कॉम्प्लेक्स बनेगा बच्चों, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। और अगर पेयरिंग हो जाती है तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स बनेगा बच्चों वो कैसा बनेगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा डेफिनेटली। देखो अगर 4 इलेक्ट्रॉन तुम यहीं रख देते तो 1 2 3 और ये पेयरिंग में हो जाता, तो अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे जैसे जैसे पेयरिंग कराते जाओगे। तो अगर हमारा
जितना भी पेयरिंग होता है तो फिर हमारा क्या बनता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है। और पेयरिंग नहीं होती है, हम ऑर्बिटल्स को पहले सिंगली फिल्ड करते हैं, तो फिर हमारा क्या बनता है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, तो ये हमें कुछ बातें याद करनी है, याद रख लेनी है, किसके लिए, स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। याद रहेगी, बिल्कुल ध्यान से सुनो क्या क्या हमने यहाँ पे बातें पढ़ी हैं। देखो बच्चों ध्यान से, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की। हमने कहा कि अगर हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो हमारा मेटल प्रेजेंट है और 6 लिगेंड्स उसको अप्रोच करने आ रहे हैं। जब हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है उस टाइम पे जो लिगेंड्स हैं वो अलोंग द एक्सिस आते हैं, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस। तो वो अलोंग द एक्सिस आएंगे, तो बच्चों अलोंग द एक्सिस कौन था, dx² माइनस वाई स्क्वेयर एंड dz² था। तो अगर अलोंग द एक्सिस आएंगे तो इंटरेक्शंस भी dx² y² और dz² के साथ ज़्यादा होगी, उनके साथ इंटरेक्शन ज़्यादा होगी तो उनकी एनर्जी को बढ़ा देंगे, और उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए बाकी की जो 3 ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, थोड़ी डाउन हो जाएगी। इस तरीके से हमारी जो 5d ऑर्बिटल्स थी जो कि मिल के रह रही थी वो क्या हो जाएंगी, स्प्लिट हो जाएंगी, अलग अलग एनर्जी लेवल्स में ब्रेक हो जाएंगी। ठीक है, अब जैसे ही ये ब्रेक हो गई तो हमारे 2 तरीके के ऑर्बिटल्स हमें मिल गई। जो हमारे 3 ऑर्बिटल्स नीचे हैं उनको हम बोलते हैं T2, जो ऊपर चली गई उनको, उनके लिए होता है E। बट ऑक्टाहेड्रल सिमेट्रिकल है हमारा स्ट्रक्चर, हमें दिख रहा है, तो हम क्या बोलेंगे बच्चों कि यहाँ पे ये जो है इसको नाम देंगे T2G, क्योंकि ये सिमेट्रिकल भी है, और T2 हम ये 3 ऑर्बिटल्स के लिए यूज़ करेंगे। तो T2G वाला बोलेंगे नीचे वाले को, ऊपर वाला जो 2 वाला पेयर है 2 ऑर्बिटल्स का उसको क्या बोलेंगे, EG बोलेंगे। ठीक है, अब ये जो टोटल एनर्जी का गैप बना है इन दोनों ऑर्बिटल्स के बीच में, इसको हम क्या नाम देंगे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, CFSE बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है कि ये जो लोअर ऑर्बिटल हैं और अपर ऑर्बिटल्स हैं उनमें हमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल तो करवाना ही है एट द एंड। हम यही तो कर रहे होते हैं कि मेटल की जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट आई कॉम्प्लेक्स के अंदर, उसके बाद उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, D1 कन्फिग्रेशन बची, D2 बची, D3, D4, D5 एंड सो ऑन, उसी हिसाब से हमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल कराना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि भाई अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स को फिल करवा रही हूँ तो क्या कंडीशन बनती है। हमने एक एग्जाम्पल लिया, किसका लिया, हमने D4 कन्फिग्रेशन का एग्जाम्पल ले लिया। ठीक है, D4 के लिए मैं क्या लिखूंगी बच्चों कि भाई 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 ऐसे भी भरे जा सकते हैं, हाँ बिल्कुल भरे जा सकते हैं, या फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हमारे इस तरीके से भी भरे जा सकते हैं, 1 2 3 और 4th ऊपर चला जाए, तो दोनों पॉसिबिलिटी बनती है हमारे पास। अब दोनों पॉसिबिलिटी अगर बनती है बच्चों तो कब क्या करना है, तो मैंने कहा हमें ये चेक करना पड़ेगा। अब ये चेक हम करेंगे नहीं, हमें कंडीशन गिवन मिलेगी फिर, है ना, जो भी हमारा क्वेश्चन होगा उसमें। तो अगर हमारा, हम कहते हैं 2 तरीके की एनर्जी पे ध्यान देना है, एक है पेयरिंग एनर्जी और एक है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अगर पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे पेयर होने में ज़्यादा दिक्कत हो रही है उस इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है तो वो पेयर नहीं करेगा, तो वो बोलेगा मैं ऊपर चला जाता हूँ, सिंगली फील्ड हो जाता हूँ। अगर पेयरिंग एनर्जी कम है तो वो कहेगा ठीक है मैं पेयरिंग कर लेता हूँ। ठीक है, 2 कंडीशंस है, सिंपली वही हमें करना है। अगर पेयरिंग एनर्जी कम है तो फिर यहीं पर उसकी पेयरिंग करा दो, अगर पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है तो उसको ऊपर भेज दो, क्योंकि उस टाइम पर पेयरिंग करने में उसको ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट है, सिंपल। ठीक है, अब इस हिसाब से हमने ये क्या कर लिया, ये देख लिया। अब उसके बाद है कि भाई इलेक्ट्रॉन अगर सिंगली फिल्ड होते हैं, है ना, पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होती है तो हम ऊपर भेज देते हैं इलेक्ट्रॉन को, तो वहाँ पे हमारा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या है, पेयरिंग नहीं करवा रहे हैं हम, है ना, पेयरिंग नहीं करवा रहे हैं, तो फिर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है। पेयर हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स तो फिर वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बन जाता है ना, उसका मैग्नेटिक मोमेंट कम आता है उस टाइम पे। अब एक पॉइंट हम कॉन्फ़िगरेशन का भी देख सकते हैं यहाँ पे कि कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे। मान लो मैंने ये इसी का लिखा D4 का, तो D4 का मान लो ये कॉम्प्लेक्स बन रहा था 1 2 3 4, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे, T2G3 एंड EG में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1। तो सिंपली हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देख के लिख सकते हैं कि T2G में कितने इलेक्ट्रॉन हैं और EG में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उसी हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है,
दूसरा हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उस पॉइंट को और यहाँ पे देख लेते हैं। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी मान लो मुझे इसी कंडीशन के लिए कैलकुलेट करनी है, तो कैसे करूँगी, यहाँ पे लिखती हूँ। ये मेरा कौन सा कॉम्प्लेक्स है, D4 हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है ना, 4 इलेक्ट्रॉन है तो D4 हाई स्पिन क्यों है, क्योंकि पेयरिंग नहीं हुई, सिंगली फील्ड मैंने किया है। तो यहाँ पे अगर मुझे इसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो मैं कैसे लिखूंगी बच्चों, मैं यहाँ पे देखूंगी ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इन 3 इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कितनी है, 0.4 है, -0.4 है, ठीक है। तो क्या लिखूंगी, 3 इंटू -0.4 डेल्टा ओ, ठीक है, ये इसकी एनर्जी हो गई। अब जो ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी कौन सी है, ये वाली है 0.6, तो साथ में क्या लिखूंगी, प्लस 0.6 इंटू 1 डेल्टा ओ, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, -1.2 डेल्टा ओ एंड प्लस 0.6 डेल्टा ओ। तो ओवरऑल क्या हुआ कैलकुलेट, -0.6 डेल्टा ओ, ठीक है। तो ये हमारी ना पूरी कैलकुलेशन आ जाएगी, समझ में आई। तो हम ऐसे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब पहले ना 1-2 क्वेश्चन हैं जो कि हमें करने हैं, किससे, CFSE के इसी स्प्लिटिंग वाले डायग्राम को ना अपना माइंड में एकदम ध्यान रखना है कैसे हमें करना है। अब देखते हैं, देखो एक बार, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ D6 ऑक्टाहेड्रल लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। बच्चों बिल्कुल ध्यान से इसको कर लेंगे, बिल्कुल ईजी सी बात बची है अब हमारे लिए इसको करना, ठीक है। क्या है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो बच्चों हम क्या करेंगे, जो हमारे 5D ऑर्बिटल्स हैं इनको स्प्लिट कर देंगे। नीचे हमारा क्या बनता है बच्चों, T2G बनता है और ऊपर क्या बनता है, EG बनता है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, डेल्टा ओ, और ऊपर वाले की जो एनर्जी है वो होती है प्लस 0.6, नीचे वाले के लिए एनर्जी क्या लिखते हैं, -0.4 डेल्टा ओ। तो ये सारी बातें हमें पता है, अभी पढ़ के आए हैं ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग कैसे होती है, बताया है हमें D6 लेना है और ऑक्टाहेड्रल है। दूसरी बात इन्होंने क्या बताई है बच्चों, देखो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कब बनता है, जब हम क्या करा देते हैं, पेयरिंग करा देते हैं, तो हमारा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक है। तो हमें सिंपल सी बात समझ में आई कि हमें 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं और पेयरिंग करा के भरने हैं, ठीक है। तो 6 इलेक्ट्रॉन को फिल कर देते हैं, कैसे फिल कर देंगे, 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा क्या बन गया, D6 बन गया, लो स्पिन भी बन गया, ठीक है। अब सॉरी, तो ये हमारा बच्चों क्या बन गया, अच्छा, राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ D6 ऑक्टाहेड्रल लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो ये हमारा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, D6 है और ऑक्टाहेड्रल वाली स्प्लिटिंग हमने करी है। यहाँ पे कन्फिग्रेशन क्या लिखोगे, नीचे क्या है भाई, T2G है और T2G में कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए हमने, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये इसके क्या हो गई, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई, ठीक है। तो ईजिली हम इस तरीके के क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अब हमारा, राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ आयरन थर्ड, ठीक है। देखो अब ध्यान से, यहाँ पे आयरन थर्ड का क्या मतलब है, यहाँ पे है हमारे पास आयरन थर्ड, मतलब जो आयरन है बच्चों वो अपनी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, 4s2 3d6 कन्फिग्रेशन होती है, ठीक है। 4s2 3d6 कन्फिग्रेशन आयरन की होती है। यहाँ पे आयरन +3 की हमें बात करनी है तो हमारा क्या बचेगा, 3d5 कन्फिग्रेशन बचने वाली है, राइट। अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के हिसाब से हमें बनाना है क्या, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड है, उस हिसाब से उसकी कन्फिग्रेशन लिखो, ठीक है। तो हमने देखा ये हमारी हो जाती है स्प्लिटिंग, नीचे कौन आता है, T2G आ जाता है, ठीक है। ऊपर कौन आता है, ऊपर आता है हमारा EG, इतनी बात हो गई,
ठीक है। अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं बच्चों? 5 इलेक्ट्रॉन हैं आयरन के पास, है ना। 3d5 कॉन्फ़िगरेशन आई है, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास। 5 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? अब कंडीशन हमें देखनी पड़ेगी। अगर मान लो हमारा लिगेंड कैसा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या कराएगा? पेयरिंग करवा देगा, है ना। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग क्यों करा देता है? क्योंकि जब हमारा लिगेंड कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग होता है, उस टाइम पे डेल्टा ओ की वैल्यू क्या होती है? मोर, ज़्यादा होती है, ठीक है। और अगर हमारा वीक फील्ड लिगेंड होता है तो हमारा डेल्टा ओ क्या होता है? लेस, ठीक है। मतलब ये है कि अगर तुम्हारा लिगेंड स्ट्रोंग है तो वो क्या करेगा? जो इंटरेक्शंस हैं वो भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, जिसकी वजह से वो ज़्यादा स्प्लिटिंग करेगा। ज़्यादा स्प्लिटिंग करेगा तो ये ज़्यादा गैप बनाएगा, ठीक है। ज़्यादा गैप बनाएगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर जंप करके जा नहीं पाएगा, डेल्टा ओ की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, पेयरिंग एनर्जी ही कम रह जाएगी, तो इस वजह से फिर पेयरिंग हो जाएगी। अगर हमारा है लिगेंड कौन सा? वीक फील्ड लिगेंड, तो वीक फील्ड लिगेंड क्या करेगा? फिर हमारा इतनी ज़्यादा स्प्लिटिंग नहीं करा पाएगा, है ना। वो थोड़ी सी स्प्लिटिंग करा पाएगा, इंटरेक्शंस उसकी इतनी ज़्यादा नहीं हो पाएगी। तो जब गैप ही कम है तो फिर इलेक्ट्रॉन इजीली क्या करेगा? ऊपर जंप करके चला जाएगा, वहाँ पे पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, है ना। सॉरी, पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी और डेल्टा ओ की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हमारा कैसा है? वीक फील्ड लिगेंड, तो फिर क्या करवाना है हमें? पेयरिंग नहीं करवाना है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो क्या करा देगा? पेयरिंग करा देगा। तो मैंने ये लिख दिया किसका? वीक फील्ड लिगेंड का केस, और ये मैंने बना दिया किसका? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में, ठीक है। अब बच्चों देखो कितने इलेक्ट्रॉन हैं हमारे पास? 5 इलेक्ट्रॉन हैं। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो 1 2 3, अब गैप इतना ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग है तो ज़्यादा स्प्लिट कर देता है, राइट। तो 4th इलेक्ट्रॉन भी यहीं आ गया, 5th भी आ गया यहीं। तो इसकी कन्फिग्रेशन क्या बन जाएगी? कन्फिग्रेशन सिंपल है हमारी, बन जाएगी T2G में ही सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं 5, ठीक है। वीक फील्ड लिगेंड है, 5 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है तो 1 2 3 4 और 5, ठीक है। क्यों? वीक फील्ड लिगेंड के केस में इतनी कम सी स्प्लिटिंग थी तो पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है, स्प्लिटिंग थोड़ी सी है, तो इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इसकी कन्फिग्रेशन क्या लिखूंगी? T2G में कितने इलेक्ट्रॉन हैं बच्चों? 3। EG में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई? इसकी कन्फिग्रेशन हो गई। तो ईजिली हम इस तरीके से जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, इस CFT के रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं क्या, अगर हमारे पास है क्या? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो हमें क्या करना है? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का मतलब सिंपल है बच्चों, हमारे पास ML4 टाइप कॉम्प्लेक्सेस हैं। मतलब हमारे पास मेटल हैं और मेटल के साथ 4 लिगेंड्स आ रहे हैं उसको अप्रोच करने, उसके साथ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करने, ठीक है। अब पहली बात तो ये, जो हमारे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ना, उनमें इतनी ज़्यादा स्प्लिटिंग नहीं होती हैं, वहाँ पर स्प्लिटिंग जो है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कितने लिगेंड्स आते हैं? 6 लिगेंड्स आते हैं, और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कितने आएंगे? 4 ही लिगेंड आएंगे। लिगेंड्स अगर कम है तो इंटरेक्शंस भी ओवरऑल थोड़ी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से स्प्लिटिंग भी क्या हो जाती है? थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है। तो एक पॉइंट तो हमें ये याद रखना है कि यहाँ पे जितनी भी हमारी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, इनमें जनरली हम क्या देखने को मिलता है कि ये जो स्प्लिटिंग होती है, जिसको कि मैं किससे रिप्रेजेंट कर देती हूँ? डेल्टा T से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। ये जो स्प्लिटिंग होती है ना, ये कम होती है, ठीक है, एज कम्पेयर टू ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अगर स्प्लिटिंग कम होगी तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? यहाँ पे पेयरिंग करने की बजाय ऊपर ही जंप करके पहले सबको सिंगली फिल्ड कर देना है, फिर उसकी पेयरिंग करानी है, ठीक है। दूसरी बात ये बच्चों कि जब हमारे बात करते हैं हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की, तो वहाँ पे क्या होता है? जब लिगेंड अप्रोच करते हैं टुवार्ड्स द मेटल, तो उस टाइम पे मेटल आयन की तरफ जब अप्रोच कर रहे हैं लिगेंड्स, तो क्या होगा? वो अप्रोच करते हैं इन बिटवीन द एक्सेस, ठीक है। और इन बिटवीन द एक्सेस कौन प्रेजेंट है? DXY, DYZ एंड DZX, ये 3 प्रेजेंट है इन बिटवीन द एक्सेस, बताया था स्टार्टिंग में। तो इंटरेक्शंस भी इनके साथ ज़्यादा होगी, तो एनर्जी
किसकी बढ़ जाएगी हमारी अब की बार, dxy की एनर्जी बढ़ेगी, dyz की एंड dzx की एनर्जी बढ़ जाती है, क्योंकि जो लिगेंड्स हैं वो हमारे इन बिटवीन द एक्सिस अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, अब इनकी एनर्जी बढ़ गई और इनकी एनर्जी डिक्रीज हो गई। तो सिंपल सी बात है, देखो हर एक ऑर्बिटल की एनर्जी डिक्रीज हुई है और हर एक 3 ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ी है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, एनर्जीज तो है वो ओवरऑल इक्विवेलेंट होनी चाहिए। तो इंक्रीज यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स का हुआ है, तो 0.4, 0.4 एंड 0.4 से इंक्रीज दिखाएंगे, और डिक्रीज क्या दिखाएंगे, -0.6 एंड -0.6, ताकि ओवरऑल जितना डिक्रीज है उतना हमने इंक्रीज से उसको काउंटर बैलेंस कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। देखो जो 3 वाले थे उसको हम क्या बोल रहे थे, T2, और जो 2 वाले थे इसको क्या बोला जाता है, E से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। ठीक है, अब बात ये आती है बच्चों, यहाँ पे जी क्यों नहीं लगाया, वहाँ पे तो हम T2G बोल रहे हैं, इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, यहाँ पे क्यों नहीं इनको रिस्पेक्ट दे रहे। तो सिंपल सी बात ये है बच्चों, मैंने तब भी बताया था कि ऑक्टाहेड्रल जो है उसकी ज्योमेट्री जो होती है वो होती है सिमेट्रिकल, तो सिमेट्रिकल के लिए हम जी यूज़ करेंगे। टेट्राहेड्रल की जब तुम बात करोगे तो मेटल यहाँ प्रेजेंट है और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में सिमेट्री नहीं होती ना, तो इस वजह से यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे हमें जी का यूज़ नहीं करना। जो लोअर है इसको बोलेंगे ई, और जो अपर वाली है उसको बोल दिया जाता है T2 बोल दिया जाता है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बात हमें याद रखनी है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस को भी उसी वे में हम सोल्व कर सकते हैं। बाकी जो मेनली तुम्हारे क्वेश्चंस बनते हैं ना वो किसके केस में बनते हैं, ऑक्टाहेड्रल वाले ही, फिर भी हम टेट्राहेड्रल के लिए भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ पे मैंने बोल दिया D7 है। ठीक है, तो D7 के लिए पहली बात तो मैंने यही बता दिया कि यहाँ पे स्प्लिटिंग ज़्यादा होती नहीं है, ज़्यादा स्प्लिटिंग नहीं होती तो डेल्टा T की वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो पहले हमें सिंगली फील्ड कर देना है, फिर हमें पेयरिंग करानी है। ठीक है, तो D7 अगर मैं कहती हूँ तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगी, 1 इलेक्ट्रॉन, 2, फिर 3, 4, 5, फिर 6 और फिर ये 7 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। ठीक है, D7। अब D7 के लिख देते हैं क्या, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बनेगी, E में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, तो यही हो गई E4। T2 में कितने हैं, 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन, तो E4 एंड T2 में कितने हैं, 3। ठीक है, CFSE कैलकुलेट करो, इस तरीके से बोला जाता है, तो वो भी कर सकते हो। कैसे करोगे, 4 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे 4 इलेक्ट्रॉन। अब इनकी एनर्जी कितनी है, -0.6, प्लस में ऊपर कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 इंटू एनर्जी कितनी है, 0.4, इसको कैलकुलेट कर दो तो ये हमारी क्या आ जाएगी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, सिंपल है, बिल्कुल ही इजी है, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हैं और यहीं से हमारे क्वेश्चंस रिपीटेडली बनते रहते हैं। ठीक है, ध्यान से देखोगे हमने आज की क्लास में क्या क्या बातें समझी हैं। सबसे पहले हमने ये देखा था बच्चों कि हमारी जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है ना वो हमें ये बताती है कि इंटरेक्शन होगी मेटल के बीच में और लिगेंड के बीच में, दोनों ही पॉइंट चार्ज हमने माने हैं। ठीक है, दोनों ही बिल्कुल पॉइंट चार्जेस हैं, उनके बीच में इंटरेक्शंस होनी है। अब मेटल की डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होती है ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे कि ये डी ऑर्बिटल्स तो 5 डी ऑर्बिटल्स होती हैं हमारी, तो 5 डी ऑर्बिटल्स में से जो 3 डी ऑर्बिटल्स होती हैं वो एक टाइप की हैं और 2 डी ऑर्बिटल्स एक जैसी होती हैं। ठीक है, अब जब हमारा लीगेंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की जब हम बात करते हैं तो हमारा लीगेंड अप्रोच करता है कैसे, अलोंग द एक्सिस, तो अलोंग द एक्सिस अप्रोच करेगा ना, तो उस टाइम पे जो हमारे अलोंग द एक्सिस वाले ऑर्बिटल्स हैं जो कि कौन से थे, dx² y² एंड dz², उनकी एनर्जी को बढ़ा देगा और बाकियों की एनर्जी थोड़ा सा कम हो जाएगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमने क्या देखा था कि अगर हम कोई भी कन्फिग्रेशन ले, D1 D2 D3 D4 कुछ भी आ रही है, हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फिल करते टाइम हमें ये याद रखना है कि अगर पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है तो हम पेयरिंग नहीं करवा पाएंगे और पेयरिंग एनर्जी कम है तो पेयरिंग हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमें क्या याद रखना है, अगर पेयरिंग हो जाती है तो हमारा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, पेयरिंग नहीं होती तो हमारा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। दूसरा, हम एक क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को भी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो हम कर लेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन्स नीचे वाली ऑर्बिटल्स में हैं उनकी एनर्जी इसके रिस्पेक्ट में लेंगे और जितने हमारे ऊपर वाली ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी एनर्जी
पॉजिटिव 0.6 के रिस्पेक्ट में हमें लेके चलनी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम सारी चीज़ें जो हैं इनको समराइज़ करके अपने माइंड में रख सकते हैं। उसके बाद हमने देखा टेट्राहेड्रल में एकदम अपोजिट हो जाता है, वहाँ पे जो लिगेंड्स हैं वो बिटवीन द एक्सिस अप्रोच करते हैं, जिसकी वजह से इनकी एनर्जी बढ़ जाती है और इनकी एनर्जी डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। इसी वे में यहाँ पर भी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के CFSE को कैलकुलेट कर सकते हैं, बता सकते हैं ईजिली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को भी, ठीक है। और लास्ट में हमने 1-2 क्वेश्चन सोल्व किए। तो आई होप हमें अब क्लियर है कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को हमें किस वे में अप्रोच करना है, जिससे कि हमारे क्वेश्चंस भी बन जाएं और हमें ज़्यादा उसको देखना ये नहीं पड़े कि कैसे हुआ, क्या इंटरेक्शन क्या नहीं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसके और नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो भी हमें मिलते हैं टेक्स्ट बुक से वो प्रैक्टिस करने हैं, और इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन गुड बाय।